एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइल्ड केयर लीव के बारे में। अवकाशों की श्रेणी में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए यह नवीनतम अवकाश माना जा सकता है। इस अवकाश को 22 मई 2018 से लागू किया गया था। इन अवकाशों को लागू करने के लिए राजस्थान सेवा नियम में एक नया नियम 103C जोड़ा गया। इस नियम को लागू करने के पश्चात 31 जुलाई 2020 के नोटिफिकेशन द्वारा कुछ आंशिक संशोधन भी किए गए। उन संशोधन में जहां पहले सिर्फ महिला कर्मचारियों के लिए यह अवकाश देय था, वहां एकल पुरुष कर्मचारी को भी इस अवकाश का लाभ दिया गया। बच्चों की परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया। साथ ही अवकाश पर दिए जाने वाले वेतन में भी कुछ परिवर्तन इस संशोधन द्वारा किए गए थे। साथ ही इन नियमों को लागू किए जाने के पश्चात 10 सितंबर 2018 को कुछ स्पष्टीकरण भी वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए, जिसमें कार्यालय अध्यक्ष के लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई थी कि एक बार में अधिकतम कितने कर्मचारियों को यह अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। साथ ही यदि एक ही बार में एक से अधिक आवेदन इस अवकाश के लिए प्राप्त हो जाए तो उनमें किस प्रकार वरीयता निर्धारित की जाए, किस प्रकार प्राथमिकता से उनका निस्तारण किया जाए। साथ ही इस स्पष्टीकरण से विभागों को भी यह अधिकार दिए गए कि वह एक वर्ष में अधिकतम अवकाश उपभोग की अवधि या कितनी बार एक वर्ष में इस अवकाश का उपभोग किया जा सकेगा, इसका निर्धारण विभाग स्वयं कर सकेंगे। तो इस वीडियो में आज हम इस अवकाश के सभी प्रावधानों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सुविधा की दृष्टि से इन अवकाशों को हम सेक्शन में बांटकर उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें अवकाश किन कर्मचारियों को देय होगा, किन कंडीशन में अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, अवकाश की अवधि क्या होगी, वेतन किस प्रकार मिलेगा, अवकाश लेखा किस प्रकार संधारित किया जाए, कार्यालय अध्यक्ष को अवकाश स्वीकृत करते समय किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अवकाश की प्रकृति किस प्रकार की है। इस प्रकार डिटेल्ड रूप में आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह अवकाश राजस्थान सरकार के महिला कर्मचारी एवं एकल पुरुष कर्मचारी को देय है। एकल कर्मचारी से आशय अविवाहित पुरुष, विधुर पुरुष एवं तलाकशुदा पुरुष, इनको एकल पुरुष की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। किसी सरकारी कर्मचारी की पत्नी की मृत्यु हो गई है अथवा उनका डाइवोर्स हो गया है, तो इस परिस्थितियों में बच्चे की जिम्मेदारी पुरुष कर्मचारी पर ही है। इसलिए पुरुष कर्मचारी को भी महिला कर्मचारी के समान इन अवकाशों का लाभ 2020 के पश्चात दिया गया है। यहाँ अविवाहित पुरुष कर्मचारी को भी इस अवकाश का लाभ देय है। इस प्रावधान को जोड़ने का कारण शायद यह रहा होगा कि अविवाहित कर्मचारी यदि किन्हीं बच्चों को गोद ले लें तो उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी उस कर्मचारी की ही होगी। इसलिए अविवाहित कर्मचारी को भी इन नियमों में शामिल करते हुए अवकाश का लाभ दिया गया है। यहाँ आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, यह अवकाश प्रोबेशन में स्वीकृत नहीं किया जाएगा सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन अति आवश्यक एवं अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही इस अवकाश को प्रोबेशन पीरियड में भी स्वीकृत किया जा सकेगा। परंतु इसकी शर्त यह रहेगी कि जितने दिनों के लिए यह अवकाश प्रोबेशन पीरियड में स्वीकृत किया जाएगा, उतने ही दिनों के लिए प्रोबेशन पीरियड भी बढ़ाया जाएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, जहाँ प्रोबेशन पीरियड में अवैतनिक अवकाश का उपभोग किया जाता है, वहाँ 30 दिन से अधिक अवैतनिक अवकाश के उपभोग पर ही प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाता है। परंतु यहाँ 30 दिन की सीमा नहीं है। चाइल्ड केयर लीव में यदि 10 दिन का भी अवकाश प्रोबेशन पीरियड में लिया जाएगा तो 10 दिन के लिए ही प्रोबेशन पीरियड आगे बढ़ेगा। यहाँ 30 दिन की छूट की सीमा इन अवकाशों में नहीं दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन परिस्थितियों में यह अवकाश देय होगा। यह अवकाश कर्मचारियों के उनके प्रथम 2 बड़ी संतानों के बीमारी, कोई परीक्षा या उनके पालन पोषण से संबंधित
आवश्यकताओं को देखते हुए स्वीकृत किया जा सकेगा। यहाँ संतान से आशय 18 वर्ष तक की संतान है। 18 वर्ष से ऊपर की संतान के लिए फिर उनके पेरेंट्स को यह अवकाश नहीं दिया जा सकेगा। संतान भी जो सबसे 2 बड़ी संतान है और जिनकी आयु 18 वर्ष तक है, उनके लिए अवकाश देय है। यहाँ एक अपवाद है, इन नियमों में दिव्यांग संतानों के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। उनके लिए ऊपरी आयु सीमा की बाध्यता नहीं रखी गई है। दिव्यांग बालकों के लिए आयु की ऊपरी सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी। हालांकि जब ये नियम इंट्रोड्यूस किए गए थे 22 मई 2018 को, तब दिव्यांग बालकों के लिए भी ऊपरी सीमा 22 वर्ष की निर्धारित की गई थी, परंतु पश्चातवर्ती संशोधन में उस आयु सीमा के प्रावधान को हटा दिया गया। अब दिव्यांग बालकों के लिए ऊपरी आयु सीमा के कोई प्रावधान नहीं रहे हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, यह अवकाश संतान के बीमारी या परीक्षा या उनकी पालन पोषण से संबंधित आवश्यकताओं के संबंध में स्वीकृत किए जा सकेंगे। अब हम चर्चा करेंगे इस अवकाश की अवधि के बारे में। यह अवकाश किसी कार्मिक को संपूर्ण सेवा काल में 730 दिवस तक के लिए देय होगा। कार्मिक अपनी आवश्यकता अनुसार अवकाश का उपभोग कर सकेंगे। यह अवकाश न्यूनतम 5 दिवस के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। इससे कम अवधि के लिए यह अवकाश देय नहीं होगा। अधिकतम अवधि का जहाँ तक प्रश्न है, इस अवकाश को उपार्जित अवकाश पीएल के समकक्ष माना गया है। इस अवकाश की प्रकृति उपार्जित अवकाश के समान मानी गई है। तो सामान्य परिस्थितियों में यह अवकाश एक बार में अधिकतम 120 दिवस तक के लिए स्वीकृत किया जा सकेगा। चूँकि कार्यालय अध्यक्ष की अवकाश स्वीकृत करने की सीमा भी सामान्यतः 120 दिन की ही होती है, तो 120 दिन तक का चाइल्ड केयर लीव कार्यालय अध्यक्ष अधिकतम एक बार में स्वीकृत कर सकेंगे। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जिस संतान का कैंसर, टीबी, लेप्रेसी या किसी मानसिक रोग का उपचार चल रहा है या उससे वो पीड़ित है, तो एक बार में अधिकतम 300 दिवस का चाइल्ड केयर लीव उनके पेरेंट्स को स्वीकृत किया जा सकेगा। यह अवकाश एक कैलेंडर ईयर में अधिकतम 3 बार ही स्वीकृत किया जा सकेगा। 3 बार से अधिक एक कैलेंडर ईयर में यह अवकाश देय नहीं होगा। अब आप एक परिस्थिति पर विचार कीजिए। यदि कोई कार्मिक 15 दिसंबर को चाइल्ड केयर लीव पर प्रस्थान किया है और आगामी 20 जनवरी तक वह चाइल्ड केयर लीव पर रहेंगे, तो यह अवकाश 2 कैलेंडर ईयर के मध्य पड़ रहा है। अब इस अवकाश को किस कैलेंडर ईयर में माना जाए, तो इसके बारे में नियमों में स्पष्ट किया गया है कि अवकाश का प्रारंभ जिस कैलेंडर ईयर में होगा उसी कैलेंडर ईयर में इसकी गणना की जाएगी। तो इस अवकाश को दिसंबर वाले कैलेंडर ईयर में गणना की जाएगी, जनवरी वाले कैलेंडर ईयर में इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब इस अवकाश में वेतन किस प्रकार मिलेगा? प्रारंभ में जब ये नियम लागू किए गए थे तब संपूर्ण अवकाश अवधि के लिए 100% की दर से भुगतान देय था, परंतु 31 जुलाई 2020 के संशोधन के पश्चात इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान में 730 में से प्रारंभिक 365 दिन के अवकाश में 100% की दर से, अर्थात जिस दर से कर्मचारी अवकाश पर जाने से पूर्व वेतन प्राप्त कर रहे थे उसी दर से अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। परंतु प्रारंभिक 365 दिवस के पश्चात शेष अवधि के लिए यदि अवकाश का उपभोग किया जाएगा तो अब उन्हें 80% की दर से भुगतान किया जाएगा। जो वेतन वह अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहे थे उसके 80% की दर से उनको अवकाश वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस अवकाश को पीएल के समकक्ष माना गया है, परंतु इस अवकाश के लिए कुछ प्रावधान और विशेष रूप से स्पष्ट किए गए हैं। इस अवकाश के उपभोग के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक रहेगी। किसी भी प्रकरण में पश्चातवर्ती स्वीकृति इन अवकाशों के लिए देय नहीं होगी। जो कर्मचारी अनुपस्थित रहकर बाद में उस अवधि के लिए इस अवकाश के लिए आवेदन करेंगे तो बाद में यह अवकाश उनको स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा। साथ ही यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य अवकाश के उपभोग के पश्चात उस अवधि को इस चाइल्ड केयर लीव में कन्वर्ट कराने के लिए आवेदन करते हैं तब भी इस प्रकार का कन्वर्जन इन अवकाशों के लिए नहीं किया जा सकता,
कहने का आशय यह है कि यह अवकाश पूर्व में स्वीकृत करवाना आवश्यक होगा, उसके पश्चात ही आप अवकाश का उपभोग कर पाएंगे। इस अवकाश का उपभोग किसी अन्य अवकाश की निरंतरता अथवा उसके साथ कर सकेंगे। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे कोई कर्मचारी 120 दिन का चाइल्ड केयर लीव और उसके साथ मान लीजिए 30 दिन की पीएल लेना चाहता है, तो यहाँ अवधि 150 दिवस की हो जाएगी। तो अब यह कार्यालय अध्यक्ष की सक्षमता से बाहर होगा, तो उनके पश्चात विभागाध्यक्ष या जो भी शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार ऐसा अवकाश स्वीकृत करने में सक्षम है, वे अधिकारी ही अवकाश सक्षम करेंगे। कार्यालय अध्यक्ष 120 दिन की अवधि से ज़्यादा अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत नहीं कर पाएंगे। इस अवकाश के साथ राजपत्रित अवकाश जैसे संडे या कोई अन्य गवर्नमेंट हॉलीडे, उनके साथ इसको प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में उपभोग किया जा सकेगा। अर्थात अवकाश के प्रारंभ में या पश्चात रविवार या ऐसे अवकाश पड़ रहे हैं तो इस अवकाश के साथ उनका भी उपभोग किया जा सकेगा। उन अवकाशों के लिए चाइल्ड केयर लीव नहीं काटी जाएगी। परंतु चाइल्ड केयर लीव की अवधि के मध्य कोई गवर्नमेंट हॉलीडे पड़ रहे हैं तो उन गवर्नमेंट हॉलीडे की गणना भी चाइल्ड केयर लीव के रूप में की जाएगी। संपूर्ण पीरियड को चाइल्ड केयर लीव मानते हुए अवकाश गणना की जाएगी, उनकी अलग से छूट दे नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कि इस अवकाश का अकाउंट, लीव अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाए। प्रारंभिक अधिसूचना जिसके माध्यम से ये नियम लागू किए गए थे, उसमें अवकाश के आवेदन एवं अवकाश लेखा का प्रारूप निर्धारित किया गया है। तो लीव अकाउंट के फॉर्मेट को कर्मचारी की सर्विस बुक में पेस्ट किया जाएगा और जब भी कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान करते हैं तो उसका इंद्राज उस लीव अकाउंट में किया जाएगा। अवकाश आवेदन के लिए प्रारूप निर्धारित किया गया है। कार्मिक उसी अवकाश प्रारूप में चाइल्ड केयर लीव के लिए आवेदन करेंगे, जिसके माध्यम से कार्यालय अध्यक्ष या सक्षम अधिकारी इन अवकाश की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। अब हम बात करेंगे कि कार्यालय अध्यक्ष को किन किन बातों का विशेष रूप से इस अवकाश के संबंध में ध्यान रखना चाहिए। जब भी कार्यालय अध्यक्ष के पास अवकाश स्वीकृति के लिए आवेदन प्राप्त हो तो उन्हें बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे के डिपेंडेंसी का सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। साथ ही अवकाश जिस रीजन से मांगा जा रहा है उसके संबंध में भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए जाने चाहिए। जैसे किसी बीमारी के संबंध में अवकाश आवेदन किया गया है तो जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वह, और एग्ज़ाम के लिए यदि अवकाश आवेदन किया जा रहा है तो उसके संबंध में भी जो भी दस्तावेज हो वो प्राप्त कर लेने चाहिए। यहाँ कार्यालय अध्यक्ष के लिए अवकाश स्वीकृति की कुछ सीमाएं निर्धारित की गई है। अपने संपूर्ण स्टाफ के 20% से अधिक कर्मचारियों को यह अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा एक साथ एक बार में। यदि मान लीजिए संपूर्ण स्टाफ की संख्या 10 है तो एक बार में अधिकतम 2 कर्मचारी ही इस अवकाश को ले सकेंगे। इससे अधिक कर्मचारियों के लिए एक समय में यह अवकाश दे नहीं होगा। यदि कार्यालय अध्यक्ष के पास एक ही समय में एक से ज़्यादा अवकाश आवेदन प्राप्त हो जाएं और सबको यह अवकाश स्वीकृत करना संभव नहीं हो तो कार्यालय अध्यक्ष किस कर्मचारी को यह अवकाश स्वीकृत करें, इसके लिए नियमों में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि किस प्रकार उनकी प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। सबसे पहले बीमारी से संबंधित अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे। यदि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों की बीमारी के संबंध में चाइल्ड केयर लीव अवकाश आवेदित कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उन्हें दी जाएगी। उसके पश्चात सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा की तैयारी, उसके पश्चात अन्य परीक्षा की तैयारी और सबसे अंत में 3 वर्ष तक के बच्चे के पालन पोषण के लिए अवकाश आवेदन। इन चारों बिंदुओं से वरीयता निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार ही कार्यालय अध्यक्ष अपने को प्राप्त आवेदन को निस्तारित कर सकेंगे। चाइल्ड केयर लीव के मुख्य प्रावधानों को इस वीडियो में चर्चा के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। आप चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही और किसी महत्वपूर्ण विषय पर नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।